नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सर्व शिक्षा अभियान की पोल खोलने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। चंद्रपुर के सिंदेवाही के पेंडरी गांव में जिला स्थित प्रसिद्ध उच्च प्राथमिक स्कूल के छात्र पेड़ के नीचे पढ़ते हुए नजर आए। भारी धूप में पेड़ की छांव में दरी बिछाकर छात्र पढ़ने को मजबूर है। इसका वीडियो भी सामने दिखाई दे रहा है। दरअसल स्कूल की इमारत खस्ता हाल है। इसकी छत का मलबा आए दिन छात्रों पर गिरता रहता है। कई छात्र मामूली रूप से घायल भी हुए हैं। यह हाल पूरे स्कूल के कमरों और प्रिंसिपल के कैबिन का भी है। ऐसे में डर के माहौल में छात्रों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है और छात्रों की जान का भी खतरा बना रहता है। कई बार स्कूल के शिक्षक और पालकों ने इसकी शिकायत भी की, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। मजबूरन पिछले 3 महीने से छात्रों को पेड़ के नीचे अपनी क्लास लगानी पड़ रही है। ही व्यवस्था मोडकळीस आलेली आहे आणि शाळेच्या भरपूर अशा समस्या आहेत। शाळा मोडकळीस आली आहे। शाळेमध्ये शिक्षक लोक नाही। 7 शिक्षक होते, त्याच्यामध्ये 5च शिक्षक उरलेले आहेत। या सर्व बाबीकडे शासन आणि प्रशासनाने लक्ष केंद्रित करावं। आमच्या शाळेची व्यवस्था मोडकळीस आलेली आहे आणि शाळेच्या भरपूर अशा समस्या आहेत। शाळा मोडकळीस आली आहे। शाळेमध्ये शिक्षक लोक नाही। 7 शिक्षक होते, त्याच्यामध्ये 5च शिक्षक उरलेले आहेत। या सर्व बाबीकडे शासन आणि प्रशासनाने माझे पूर्ण नाव सावी गौतम आमटेके। शाळेचे नाव जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा पेंढरी कोके, वर्ग 6वी। आमच्या वर्गाची इमारत जुनी असल्यामुळे तिचं एक दगड खाली पडलं आणि एका मुलाला लागलं। त्याला दुखापत झाली आणि तेव्हापासून आम्ही एकच बसले। आम्ही तारा अरविंद राऊत, सरपंच गट ग्रामपंचायत पेंढरी कोकेवाडा, जिल्हा परिषद शाळेला भेट दिली असता काही वर्गाची मुलं झाडाखाली बसून शिक्षण घेत होते। त्यांना विचारलं, झाडाखाली का बसले? सर्व मुलांनी उत्तर दिलं, वर्ग थोडी मोडकळीस आली, कवेलूचे तुकडे अंगावर पडतात। काही वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे को घेरा है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे को 19 बंगले घोटाले सिलसिले में रायगढ़ पुलिस ने सरपंच प्रशांत मिसल को गिरफ्तार किया है। ये 19 बंगले कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के पत्नी रश्मि ठाकरे और पार्टी सहयोगी रविंद्र वाईकर की पत्नी मनीषा वाईकर के स्वामित्व में है। ने 19 मई 2019 को कोरले गांव के सरपंच को पत्र लिखा था कि मैंने अन्वय नाइक के पास से 30 अप्रैल 2014 को जमीन और 19 बंगलों खरीदे हैं, वो मेरे नाम पर किए जाए। ग्राम पंचायत ने 2019 जुलाई में ये बंगलो रश्मि ठाकरे के रविंद्र वाईकर की पत्नी मनीषा रविंद्र वाईकर के नाम पर किए। उन्होंने दोनों ने जब चुनाव लड़ा तो अपने एफिडेविट में ये बंगलो, जिसके आज मार्केट वैल्यू 9.5 करोड़ है, वो छुपाई और इसलिए हमने चुनाव आयोग को शिकायत की, आयकर को, इनकम टैक्स को शिकायत की। दोनों ने इसकी स्पष्टता जानना चाहिए। जब चोरी पकड़ी गई तो 2021 के अंत में उद्धव ठाकरे और रविंद्र वाईकर ने ये 19 बंगलों गायब कर दिया और वहां के रायगढ़ जिलाधिकारी ने अधिकृत पत्र लिखा चुनाव आयोग और मंत्रालय को कि वो 19 बंगलों की चोरी हो गई है। और इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए फरवरी 2023 में रायगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। हमारी मांग है कि कल जो उद्धव ठाकरे सेना के सरपंच जो इस घोटाले में इन्वॉल्व है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसका जो मुख्य लाभार्थी है, मेन लाभार्थी उद्धव ठाकरे रविंद्र वाईकर है, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। 19 मुंबई के वडाला क्षेत्र में सायन कोलीवाड़ी इलाके में एक 69 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने 56 साल की पत्नी पर एसिड फेंक दिया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल महिला के पति ने महिला पर एसिड अटैक किया था। फिलहाल एसिड फेंकने के इस मामले को लेकर बुजुर्ग आरोपी वेंकटेश तन्नी धारा 326A के तहत गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
वडाला ट्रक टर्मिनस पुलिस स्टेशन मुंबई में एक सैन कोलीवाड़ा एरिया में एक लगभग 69 साल के एक बूढ़े आदमी ने उसकी वाइफ के कैरेक्टर पे डाउट लेने की वजह से उसके ऊपर एक एसिड जो है, कुछ घर में ही जो एसिड था वो थ्रो करने का कोशिश किया था और इसकी वजह से उस 56 साल की महिला को माइनर इंजरी जो है वो फेस पे हुई है। इस मामले में सेक्शन 326(1) वहीं ट्रेन के दरवाजे पर खड़े यात्री के हाथ पर पटका मारकर मोबाइल चोरी करने वाले एक 18 साल के युवक को कल्याण जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम संदीप प्रसाद बताया गया है, जो अंबिवली का रहने वाला है। आरोप है कि वो चलती हुई ट्रेन के दरवाजे पर खड़े यात्रियों के हाथ पर लाठी मारकर मोबाइल चोरी किया करता था। पुलिस ने उसके पास से 5 से 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। वहीं बीजेपी नेता नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे से कड़ा सवाल किया है। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि राम जन्मभूमि के लिए बाला साहेब ठाकरे के योगदान को सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो उद्धव ठाकरे किस छेद में जाकर छुप गए थे। उद्धव ठाकरेंना विचार, हिंदुहृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेबांचं हिंदुत्व बद्दल आणि राम जन्मभूमी बद्दलचे त्यांचं योगदान हे मोठंच आहे, कोणच नाकारू शकत नाही आणि कोणी नाकारलं पण नाही। पण मला प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारायचा आहे की तुम्ही बाळासाहेबांच्या बद्दल बोलताय, तुमच्या योगदानाबद्दल कधीतरी बोला। तुम्ही नेमकं मातोश्रीच्या कुठल्या बेळामध्ये तेव्हा जाऊन लपलेला आहात, कुठला कॅमेरा साफ करत बसलेला आहात? बाबरी मस्जिद तोडत असताना उद्धव ठाकरेचं नेमकं योगदान काय याबद्दल महाराष्ट्राला कधीतरी माहिती द्या। साधं 26/7 जेव्हा मुंबई तुंबलेली तेव्हा हेच उद्धव ठाकरे बाळासाहेबांना एकटे सोडून ताज प्रेसिडेंट मध्ये बँड्रामध्ये वांद्र्यामध्ये जाऊन लपलेले कुटुंबियाबरोबर आणि मोठ्या बाबरी बद्दलची भाषा करता। कधीतरी महाराष्ट्राला कळून दे की उद्धव ठाकरे हा किती घाबरट माणूस आहे। म्हणून बाळासाहेबांच्या योगदानाच्या बोलण्या अगोदर स्वतःच्या योगदानाबद्दल महाराष्ट्राला थोडी माहिती द्या, एवढंच उद्धव ठाकरेंना मैं आह्वान करें। गोरेगांव के डिंडोसी इलाके में बिल्डर की मनमानी देखने को मिल रही है। बिल्डर द्वारा बिना सुरक्षा इंतजामों के ही पुरानी इमारत को तोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं पूरी जानकारी होने के बावजूद पुलिस या महानगर पालिका बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई करते नहीं दिख रहे। वहीं महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल के बयान के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो गई है। दरअसल चंद्रकांत पाटिल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस में बाला साहेब ठाकरे और अब आवाज इनकी बाहर आ रही। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी और सीएम शिंदे को आड़े हाथे लिया, साथ ही इस्तीफे की मांग की। ये चूहों की श्रेय खींचने का सवाल नहीं है, ये सरासर एक झूठापन है और ऐसे झूठ लोगों के हाथ में अपना देश कैसे सुरक्षित रह सकता है। कहाँ थे ये लोग? इतने सालों के बाद अब आवाज इनकी बाहर आ रही है, तब तक क्यों चुप बैठे? बाबरी जब गिराई गई तब ये चुप बैठे थे, जैसे चूहे होते ना अंदर जाके छुप जाते, वैसे ही चूहे अभी बाहर आ रहे हैं। ये चूहों की बात हम क्यों मानेंगे? श्रेय का तो सवाल नहीं, लोगों ने देखा है। एक तो चंद्रकांत। वहीं धाराशिव में मौसम की मार से परेशान किसान विधायक कैलाश पाटिल के गले पर रोने लगे। जानकारी के मुताबिक बर्बाद हुई फसल का जायजा लेने विधायक कैलाश पाटिल पहुंचे थे, तभी अपनी परेशानी बताते वक्त किसान उनसे लिपटकर रोने लगा। बता दें कि धाराशिव जिले में अचानक गिरी बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। अंगूरों के बागों के साथ किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई। वहीं कैलाश पाटिल ने कहा कि किसानों को सरकार जल्द से जल्द मदद दे। कळंब आणि धाराशिव तालुक्यातून ज्या ठिकाणी नुकसान झाले त्या ठिकाणी पाहणी करतोय। आता आपण बघितले की शेतकऱ्याच्या भावना काय आहेत। त्यांनी त्यांच्या पूर्ण लेकराबाळांनी कष्ट करून जे पीक आणलं होतं ते पीक त्यांच्या डोळ्यासमोर जर ते नष्ट झालं असेल तर शेतकऱ्यांना आता आपण बघितलंच असेल की शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातून अश्रू थांबत नाहीत।
अशा वेळी सरकारनं पंचनाम्याचे सोपस्कार किंवा पंचनामे करून मदत द्यायची असे आश्वासन देण्यापेक्षा, कारण सततचा पाऊस असेल किंवा मागच्या महिन्यात झालेली गारपीट असेल, ह्याचे फक्त पंचनामे झाले परंतु अद्यापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 1 रुपया मिळाला नाही. आता तरी मायबाप सरकारनं जागं व्हावं आणि शेतकऱ्यांना त्यांची मदत, त्यांच्या हक्काची मदत जी आहे ती फुलना फुलाची पाकळी म्हणतात, परंतु भरीव मदत आजपर्यंत फक्त सांगतात की आम्ही शेतकऱ्यांना हे दिलं ते दिलं, शेतकऱ्यांचं सरकार आहे, सर्वसामान्य सरकार आहे, परंतु ह्या सरकारला हे शेतकऱ्यांच्या वहीं संसदीय छिन जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि उनकी संसद की सदस्यता छीन ली गई, उनका घर छीन लिया गया, उनके पीछे पुलिस लगा दी गई, लेकिन इन सब से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि मुझे जेल में भी डाल दे फिर भी मैं सवाल पूछता रहूंगा। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वो यहाँ 4 साल पहले आए थे और यहाँ से सांसद बने। उनके यहाँ चुनाव प्रचार करने का सबसे अलग तरीका था। वो केरल के रहने वाले नहीं थे, लेकिन लोगों ने उन्हें प्यार महसूस कराया, अपना बेटा और अपना भाई समझा। My disqualification does not mean anything as far as my relationship with you is concerned. I promise you, this disqualification will only deepen my relationship with you, because my relationship with you is one of a family, is one of a brother, is one of a son, and that is not going to change. I'd also like to thank all the leaders from the Congress party, from the UDF, all our workers, for the immense support, love and affection that you have given me. And you know, as far as the people of Wayanad are concerned, it does not matter which political formation you are part of, whether you are UDF or you are LDF. I know that you have a relationship with me, a relationship of affection, a loving relationship, and that is what I. वहीं बाहुबली माफिया अतीक अहमद को उनके खिलाफ एक मामले की सुनवाई के लिए प्रयागराज लाया जा रहा है। रात को करीब 1:30 बजे जब राजस्थान के बूंदी जिले में उनकी गाड़ी रुकी तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है और अभी उन्हें रगड़ा जा रहा है। बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र में जब उनकी गाड़ी रुकी तो एक सवाल के जवाब में कहा कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारा परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि माफियागिरी जो है पहले ही खत्म हो चुकी है, अब बस खाली रगड़ा जा रहा है। नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर निगम परिसर में फोर्स तैनात है और अलग अलग दलों के उम्मीदवार निगम कार्यालय पहुंचने लगे हैं। वहीं डीएम नवनीत सिंह चहल नगर निगम परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां सभी व्यवस्थाएं उन्हें दुरुस्त मिली। आपको बता दें कि नगर निगम कार्यालय में 21 कमरों में नामांकन प्रक्रिया चालू है। मेयर के प्रत्याशियों के लिए अलग से सदन कक्ष में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। नामांकन 17 अप्रैल तक चलेगा। आपको बता दें कि उम्मीदवारों के साथ आने वाले भीड़ को नामांकन स्थल से 200 मीटर दूर पर ही रोका जा रहा है। वहीं नामांकन के लिए केवल निर्वाचक, अभिकर्ता, प्रस्तावक और सहायता के लिए एक व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। देखिए, आज नगर निगम का जो कार्यालय है यहाँ पर के और सभी हमारे जो 100 वार्ड्स हैं उनके वार्ड मेंबर्स के लिए जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। आज 11 तारीख से लेकर और 17 तारीख तक नॉमिनेशंस की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। यहाँ पर 21 आरओज़ हैं, एक मेयर के पद में रिटर्निंग ऑफिसर है, उसके अतिरिक्त जो हमारे 100 वार्ड्स हैं प्रत्येक 5 वार्ड पर एक आरओ की नियुक्ति की गई है। सभी के लिए अलग अलग कक्षों में नॉमिनेशन फॉर्म्स का वितरण करने की जो जिम्मेदारी है वो सभी आरओज़ अपने एआरओज़ के साथ निभा रहे हैं। इस संबंध में आज निरीक्षण किया गया। जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है नगर निगम के संबंध में तो नगर निगम कार्यालय में हो रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारे विभिन्न नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें हैं वहाँ की जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो संबंधित तहसीलों में हो रही है। तो सभी एसडीएम वहाँ पर जो अपनी जिम्मेदारी है निभा रहे हैं। तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं और जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि फ्री एंड फेयर नगर निगम कंडक्ट लागू हो चुकी है, तो किस तरह से तमाम चीज़ों को जो पूरे गाइडलाइन को फॉलो कराया जाए?
राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के उपरांत उनकी अधिसूचना जारी होने के उपरांत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है और जो हमारे सभी शहरी क्षेत्र हैं, चाहे वो हमारे 5 नगर पालिकाएँ हैं, 7 नगर पंचायतें हैं या नगर निगम है, वहाँ पर हमारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने की जो टीम्स गठित है वो जैसे ही अधिसूचना जारी हुई तब से ही लगातार कार्यरत है। वहीं 1 करोड़ कीमत के गांजा और ट्रक के साथ अंतर्राज्यीय 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ट्रक में लेकर जा रहे 319 किलो गांजा भी बरामद किया है। मुखबिरों से मिली सूचना पर एसओजी और सर्विस लांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई में सफलता पाई है। पकड़े गए आरोपी युवक हरियाणा जबकि एक प्रयागराज का रहने वाला बताया जा रहा है। विधानसभा उपचुनाव एवं नगर निकाय के चुनाव के दृष्टिगत लगातार इलीगल एक्टिविटी के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसी के तहत मादक पदार्थों में जो डील करते हैं उनके खिलाफ भी सख्त अभियान चल रहा है। उसी में मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अनुमानित कीमत 1 करोड़ के ट्रक एवं गांजा 3 क्विंटल गांजा करीब ये बरामद हुआ है और साथ ही साथ 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक तरीके से एक गैंग को बस्ट किया गया है जो कि इंटर स्टेट गैंग है। इसमें रहने वाले आलिम और अंसार ये मेवात हरियाणा का है और साथ ही साथ एक लोकल जयशंकर प्रताप जो कि प्रयागराज का रहने वाला है उसको भी पकड़ा गया है। 3.19 क्विंटल गांजा। वहीं फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई। ये घटना थाना लाइन पार क्षेत्र के आजाद नगर की है, जहां विवाहिता का घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव बरामद हुआ। मृतका की उम्र 22 साल बताई जा रही है। 2020 में उसकी शादी विकास कुमार नाम के व्यक्ति से हुई थी। वहीं मृतका के भाई ने महिला की हत्या की बात कही है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। कोई दिक्कत ना आती सही है तो और वो कुछ मन ना लगा तो काम कर रहे हो। अच्छा उन दिनों का महीना गाड़ तो दवाई कराई में पापा ने कराई सबने कराई नहीं उसने मुझे कुछ नहीं बताया। परसों ही मिल के गए थे बात कुछ ना बताई हमारे दीदी बस मेरा मन ना लगा तो मैंने कि लगन लगे लला सही ना कमजोर ताकतवर ना लगे के मोटो रहे। वहीं गोरखपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के टाउन हॉल के पास लगी भीषण आग की चपेट में आने से लगभग आधा दर्जन दुकान के रखे सामान जलकर खाक हो गए। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के मुताबिक फर्नीचर के दुकान के बगल में रेस्टोरेंट में सिलेंडर फटने की वजह से आग लग गई थी। वहीं रायबरेली में 3 भाइयों को मामूली विवाद में पड़ोसियों ने जमकर पीटा। लाठी डंडे से लैस दबंगों ने तीनों भाइयों की जमकर पिटाई की। इसके बाद दबंग मौके से फरार हो गए। मामला शहर कोतवाली थाना इलाके के अब्दुल खां फाटक का है। यहाँ के रहने वाले महफूज अपने 2 अन्य भाइयों के साथ मस्जिद में रोजा खोलने जा रहे थे। उसी दौरान घर के सामने खड़ी गाड़ी हटाने को लेकर पड़ोसी अशरफ से उनकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद अशरफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर दी और मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। एक गल्ला मंडी के 3 लोग आए कोतवाली से कांस्टेबल के द्वारा लाया गया है, जो कि मारपीट का केस है। पता चलने पे ये तीनों लोगों का नाम, एक का नाम है मंसूर है, एक का नाम है महफूज है, एक का नाम है मंसूर। तीनों लोग एक ही घर के हैं। बाकी किसी बात पे लेकर मारपीट हुआ जो कि जिसका मेडिकल किया गया है। एक गल्ला मंडी के 3 लोग आए कोतवाली से कांस्टेबल के द्वारा लाया गया है, जो कि मारपीट का केस है। हुआ ये कि मैं दुकान बंद करके जा रहा था, देखा ये माशूक महफूज ये तीनों भाई अपना रोज़ा खोलने के लिए जा रहे थे और ये बगल में हसरत नाम का बगल में पड़ोसी ही इनका 5-6 लड़कों के साथ अपने आया और गाड़ी हटाने के चक्कर में कोई। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।